तो सबसे पहले बात हमारे देश से 10,751 किलोमीटर दूर पर स्थित पड़ोसी मुल्क नेपाल की करेंगे। नेपाल आज भी सुलग रहा है। नेपाल में जेनजी आंदोलन ने 2 दिनों में तख्ता पलट कर दिया, लेकिन इसके बाद नेपाल आज हर तरह असुरक्षा के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। हालांकि छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो वहां शांति बहाल की पूरी कोशिश की जा रही है। वहां कब होगा अंतरिम सरकार का गठन, इसकी अभी तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है और इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही बात होगी दुनिया भर में उठ रही उस आवाज की जो सरकारों में भ्रष्टाचार के खिलाफ है। नेपाल की पगडंडियों से लेकर फ्रांस के एवेन्यू तक जनता ने यह दिखा दिया कि जब सब्र का बांध टूटता है तो क्रांति का जन्म होता है। आइए इस वैश्विक जन आक्रोश पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। ये काठमांडू की सड़कें हैं, जहां कल भी हजारों की भीड़ ने भ्रष्टाचार मुर्दाबाद के नारे लगाए। यहां के युवा जिनकी आंखों में भविष्य के सपने थे, आज अपनी सरकारों से मायूस हैं। दशकों से चले आ रहे भाई भतीजावाद, सरकारी घोटालों और कुशासन ने देश को गरीबी और निराशा के दलदल में धकेल दिया है। यहाँ के लोग कहते हैं कि नेता सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे, जबकि आम जनता को बिजली, पानी और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। यह सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक पूरे देश की उम्मीद है जो अपने नेताओं से जवाबदेही मांग रही है। लेकिन आज नेपाल बेहद नाजुक मोड़ पर है। दरअसल आज इस आंदोलन का कोई चेहरा नहीं है। ये तय नहीं हो पा रहा है कि नेपाल की कमान किसके हाथ में होगी। आखिर ये वेट एंड वॉच के संघर्ष का दौर कब खत्म होगा। आंदोलनकारी मानते हैं कि उनका मकसद संविधान नहीं, संसद भंग करना था। खबर है कि जेएनजी में भी अब 2 फाड़ होता दिख रहा है। अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की और अब कुलमान घिसिंग का नाम भी सामने आ रहा है। उधर आर्मी ने एहतियातन राजधानी और उससे सटे इलाके में तीसरे दिन कर्फ्यू जारी रखा है। नेपाल हिंसा में अब तक 34 मौतें हुई हैं, जबकि 1300 से ज्यादा लोग घायल हैं। नेपाल में मची तबाही के बीच कुछ तस्वीरें और भी वायरल हो रही हैं, जो दिखाती हैं कि वहां के नागरिकों की अपनी देश के प्रति वफादारी और निष्ठा को देखिए। किस तरह लोग वहां मची तबाही को छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन उसकी भरपाई करने में जुटे हैं, जो सराहनीय है। नेपाल की स्थिति अभी भले ही अलग हो, लेकिन मुद्दा वही है। अब रुख करते हैं फ्रांस का। क्या पश्चिमी दुनिया का यह विकसित देश भ्रष्टाचार से अछूता नहीं रहा? फ्रांस, जिसे हम स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक मानते हैं, वहां भी जनता का आक्रोश सड़कों पर नजर आया। फ्रांस की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ का माहौल काफी गर्म है। प्रदर्शनकारियों की नाराजगी की मुख्य वजह राष्ट्रपति मैक्रो के लगाए गए एक नए पेंशन सुधार कानून। पेरिस में 30 से ज्यादा जगहों पर आगजनी और हिंसा देखने को मिली। हिंसा से पहले सोशल मीडिया पर ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट चलाया गया था। दरअसल फ्रांस के प्रधानमंत्री बायरू ने बजट में 44 अरब यूरो यानी लगभग 4 लाख करोड़ रुपए बचाने की योजना पेश की थी, जिसके लिए उनकी काफी आलोचना हुई और उन्हें अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ गया। जनता के एक बड़े वर्ग को लगता है कि मैक्रो की नीतियां आम लोगों के हितों के खिलाफ है और अमीर वर्ग को फायदा पहुंचाती है। सरकार ने खर्चों में कटौती और कल्याणकारी योजनाओं में कमी कर आर्थिक सुधार लागू किए हैं। इससे आम जनता, खासकर मध्य वर्ग और श्रमिक वर्ग पर दबाव बढ़ा है। हाल ही में सेबेस्टियन लोकोर्नु को प्रधानमंत्री बनाया गया। यह 2 साल से भी कम समय में 5वें प्रधानमंत्री हैं। इससे लोगों में अस्थिरता और असंतोष बढ़ गया है। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि उनकी नियुक्ति की शुरुआत से ही सरकार पर दबाव बनाया जाए। वामपंथी गठबंधन और जमीनी संगठनों ने इस नारे के साथ आंदोलन शुरू किया है, ताकि देश में सब कुछ ठप करके सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा सके। इतिहास गवाह है कि जब भी सरकारें अपनी नैतिकता खोती हैं, तो जनता सड़कों पर उतर आती है। ब्राजील में ऑपरेशन कार वॉश ने कई बड़े नेताओं को जेल भेजा। लेबनान में आर्थिक कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार ने सरकार को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। चिली और कोलंबिया में भी इसी तरह के आंदोलनों ने राजनीतिक पटल को बदल दिया।
यह दर्शाता है कि आज की जनता शिक्षित है और वह जानती है कि उसकी समस्याओं की जड़ भ्रष्टाचार है। बड़ा सवाल क्या यह एक नई क्रांति की शुरुआत है?